चैप्टर 1 मैं काफी पहले अपलोड कर चुका हूं। किसी कारण से इस चैप्टर को अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपको आज का चैप्टर समझ ना आए तो पहले चैप्टर 1 को सुन ले। चैप्टर 2 नई कला। आकर्ष के दिमाग के अंदर गुस्से से भरी एक आवाज सुनाई दी। आकर्ष को उस आवाज के कारण इतना तेज दर्द हुआ कि वो बेहोश होने लगा। तेज दर्द उसकी आत्मा तक को चोट पहुंचा रहा था, जिससे आकर्ष का शरीर कांपने लगा। नहीं, असंभव, तुम इस दुनिया से नहीं हो। इतना करीब, बस थोड़ा सा और, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। वो कर्कश आवाज अचानक से कमजोर हो गई, जैसे कि उसे किसी से डर लग रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो आवाज पूरी तरह से गायब हो गई। ये क्या हुआ? किसकी आवाज थी ये? तेज दर्द के बाद आकर्ष ने आखिरकार अपनी इंद्रियों को ठीक करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मस्तिष्क में बहुत जटिल और विदेशी यादों की एक धारा दौड़ गई। ये याद उस कर्कश आवाज वाले व्यक्ति की थी। यह उसके दोनों जीवन काल का अनुभव इन नई यादों के सामने कुछ भी नहीं था। ये यादें 10,000 साल पहले के पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की थी, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्य था। वो अपने समय यानी 10,000 साल पहले सोमाली महाद्वीप के साथ अनंत मंडल के योद्धाओं में से एक था। सोमाली महाद्वीप इस दुनिया का सामान्य नाम था। 10,000 साल पहले के साथ महान अनंत मंडल के योद्धा ऐसे व्यक्ति थे जो सोमाली महाद्वीप के शिखर पर खड़े थे, जो लगभग देवताओं के बराबर थे। वे बहुत ताकतवर थे और आम लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं मानते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास सितारों को गिराने और सूरज व चंद्रमा को केवल अपने हाथों के हल्के वार से नष्ट करने की क्षमता थी। उस युग में पुनर्जन्म मार्शल सम्राट लक्ष्य को 7 महान अनंत मंडल के योद्धाओं में सबसे मजबूत माना जाता था। लक्ष्य ने एक बार एक दूसरे योद्धा के शरीर को अपने काबू में कर लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म प्राप्त किया। इस प्रकार उसे अपना दूसरा जीवन जीने का मौका मिला। अपने पहले जीवन काल में लक्ष्य मार्शल आर्ट के शिखर पर होने के अलावा एक अच्छा वैद्य भी था। अपने दूसरे जीवन काल में वह एक महान हथियार शिल्पकार और तंत्र मंत्र का भी ज्ञान रखता था। अविश्वसनीय। आकर्ष ने एक गहरी सांस ली। लक्ष्य सोमाली महाद्वीप में किसी देवता से कम नहीं था। यदि वह अपनी तकनीक पुनर्जन्म की मदद से तीसरा जीवन हासिल कर लेता तो सोमाली महाद्वीप में उससे कोई नहीं हरा सकता था। चाहे सारे अनंत मंडल के योद्धा एक साथ मिलकर उस पर हमला करते तो भी उसे नहीं हरा पाते। आकर्ष अचानक से हंसने लगा। मूल रूप से वह इस बात से चिंतित था कि वह इस नाजुक शरीर के साथ योद्धा कैसे बनेगा, लेकिन पुनर्जन्म मार्शल सम्राट लक्ष्य ने उसे एक महान और कीमती उपहार दे दिया था। आकर्ष ने गहरी सांस ली और एक निर्णय लिया कि वो अब लक्ष्य की बनाई मार्शल आर्ट सीखेगा, जिसे लक्ष्य के अलावा और कोई नहीं सीख पाया था। लक्ष्य अपने पहले जीवन काल में राज्य स्तर का वैद्य था। अब क्योंकि लक्ष्य की सारी यादें आकर्ष के पास थीं, तो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ दवाइयों का निर्माण करना आकर्ष के लिए एकदम आसान था। सोमाली महाद्वीप में आम लोगों की नजर में वैद्य को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिसमें 9वां स्तर सबसे कमजोर और प्रथम स्तर सबसे ताकतवर था। लेकिन सिर्फ सोमाली महाद्वीप के सबसे ताकतवर योद्धा जानते थे कि प्रथम स्तर से भी ऊपर कुछ स्तर होते हैं, जैसे सैन्य स्तर और राज्य स्तर। लक्ष्य पूरे सोमाली महाद्वीप का इकलौता राज्य स्तर का वैद्य था। मां, मुझे कुछ औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है, आकर्ष ने अपनी मां रेवती को कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा। आकर्ष, ये सभी तो वो औषधीय सामग्री हैं जो शरीर को बेहतर और मजबूत करती है। बहुत समय पहले मैंने कुछ औषधीय सामग्री प्राप्त की और उन्हें आपके लिए मिश्रा परिवार के एकमात्र वैद्य वेदांत से तैयार करवाया, पर उन दवाइयों का आप पर कोई असर नहीं हुआ। रेवती ने दवा की सूची पर नजर डाली। उसे दवाइयों का ज्यादा पता नहीं था, पर सूची में लिखी औषधीय सामग्रियों को पहचान सकती थी। मिश्रा परिवार के एकमात्र वैद्य वेदांत 9वें स्तर के वैद्य थे। इस कारण परिवार में उनका दर्जा काफी ऊंचा था। मां, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं, आकर्ष ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। ठीक है, मैं आपके लिए ये सारी औषधियां खरीद कर लाऊंगी, रेवती ने प्यार से भरी आवाज में कहा। रेवती के लिए आकर्ष की खुशी सबसे जरूरी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आकर्ष को दवाइयां बनाना आता है या नहीं, चाहे आकर्ष सभी औषधियों को बर्बाद भी कर दे। कम से कम उसका बेटा किसी चीज में तो रुचि ले रहा है।
और रेवती के लिए इतना ही काफी था। वैसे भी रेवती के लिए पैसे केवल सांसारिक संपत्ति थे। आधे घंटे बाद रेवती आकर्ष की बताई औषधीय सामग्रियां ले आई। आकर्ष, क्या तुम्हें दवाइयां तैयार करने में मदद चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं वेदांत से तुम्हारी मदद करने को कह सकती हूं। मां, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस मुझे आपकी लाई औषधियां दे दीजिए। औषधीय सामग्री प्राप्त करने के बाद आकर्ष अपने कमरे में चला गया। कहीं आकर्ष उन औषधीय सामग्रियों से दवाइयां बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहा, पर कोई बात नहीं, जब तक वह खुश है। वैसे भी वो औषधीय सामग्री जहरीली नहीं है, रेवती ने चिंतित होते हुए अपने आप से ही कहा। रेवती ने आकर्ष को कुल 7 प्रकार की सामान्य औषधियां दी थीं, जिससे वो सप्त शारीरिक दिव्य जल का निर्माण कर सकता था। इस दिव्य जल को बनाने की विधि सोमाली महाद्वीप से बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। ये दिव्य जल किसी के भी सामान्य शरीर को काफी मजबूत बना सकता था, और इसका सबसे ज्यादा फायदा शारीरिक मंडल के योद्धाओं को मिलता था। इस जल की निर्माण विधि लक्ष्य को अपने दूसरे जन्म के दौरान एक खंडहर में मिली थी। लक्ष्य ने इस दिव्य जल को मूल रूप से अपने तीसरे जीवन काल के दौरान उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसका लाभ अब आकर्ष को मिल रहा था। इस दिव्य जल का निर्माण करना दवाइयों व गोलियों के निर्माण करने से अलग था। दवाइयों व गोलियों को बनाने के लिए सबसे पहले वैद्य को आग पर काबू करना सीखना पड़ता था, और ये आग कोई सामान्य आग नहीं होती थी, बल्कि वैद्य के आंतरिक ऊर्जा द्वारा बनती थी, जिसे सिर्फ 9वें स्तर व उससे ऊपर के स्तर के वैद्य ही बना सकते थे। वहीं इस दिव्य जल को बनाने के लिए केवल निर्माण विधि की आवश्यकता होती है। आवश्यक औषधीय सामग्रियों के ज्ञान और उस क्रम के साथ जिसमें औषधीय सामग्री तैयार की जानी थी, कोई भी इस दिव्य जल को बना सकता था। आकर्ष को 1 घंटे का समय लगा, जिसके बाद वो ये दिव्य जल बनाने में सफल रहा। सफल होने के बाद उसने दिव्य जल को अपने नहाने के पानी में मिलाया और उसी पानी में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पुनर्जन्म की कला का अभ्यास करने लगा। लक्ष्य की बनाई ये युद्ध कला 9 स्तरों में विभाजित थी। जब कोई योद्धा इस युद्ध कला के शिखर पर पहुंच जाता तो उसे 9 ड्रैगन्स की ताकत प्राप्त होती। वो योद्धा अनंत मंडल में भी बाकी सभी की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता। आकर्ष का शरीर उस दिव्य जल में सुन्न होने लगा। लक्ष्य सोमाली महाद्वीप में किसी देवता से कम नहीं था। वह जानता था कि दिव्य जल उसके शरीर में समाहित हो रहा है, और इस कारण उसे थोड़ा संयम रखना होगा। इस समय आकर्ष पुनर्जन्म के पहले स्तर सर्प शक्ति का अभ्यास कर रहा था। धीरे धीरे दिव्य जल मिलाया पानी आकर्ष के रोम छिद्रों से होकर उसके शरीर में समाने लगा, जिसका मतलब था कि आकर्ष सही रास्ते पर था। एक योद्धा बनने के लिए सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले अपने रक्त, ऊर्जा और शरीर को मजबूत बनाना पड़ता था। दिव्य जल और अपने कठोर अभ्यास की मदद से आकर्ष 3 दिन बाद शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने में आखिरकार कामयाब हो गया। आकर्ष अब अपने स्नान घर से बाहर निकला और एक दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर पहले की तरह कमजोर नहीं था, वो अब काफी मजबूत बन चुका था। न सिर्फ मजबूत पर काफी लचीला भी, और इसका कारण था सर्प शक्ति, जिसका अभ्यास वो 3 दिन से कर रहा था। 3 दिन बाद रेवती ने जब आकर्ष को देखा तो वो अपने आप को हैरान होने से रोक नहीं पाई। आकर्ष, तुम। कुछ क्षण के बाद उसने अपने कांपते हुए नाजुक हाथों को आकर्ष की ओर बढ़ाया। वह हल्के से आकर्ष की बाहों को स्पर्श किया। रेवती चक्रमध्य मंडल की योद्धा थी, और इस कारण वो एक झलक से ही समझ गई थी कि आकर्ष शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुका है। शारीरिक मंडल का पहला स्तर, उसका बेटा आखिरकार योद्धा बन गया था। रेवती पिछले कई सालों से आकर्ष को देख रही थी, जो योद्धा नहीं बन पा रहा था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मां, आप रो क्यों रही हो? आकर्ष ने रेवती के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूं आकर्ष, आज मैं बहुत खुश हूं, बेहद ज्यादा खुश। रेवती ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसके कई सालों की चिंता अब गायब हो चुकी थी। जल्दी ही रेवती ने महसूस किया कि उसके बेटे में ये सारे बदलाव पिछले 3 दिनों में आए हैं। सिर्फ 3 दिन, पर कैसे? रेवती अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी। वो हैरान थी। अचानक उसे याद आया कि आकर्ष ने 3 दिन पहले उसे औषधीय सामग्री खरीदने के लिए कहा था। आकर्ष, तुम्हारे शरीर में परिवर्तन, क्या यह औषधीय सामग्रियों के कारण आए हैं जो तुमने मुझे खरीदने के लिए कहा था? रेवती ने अपना संदेह दूर करने के लिए पूछा। हां मां, आकर्ष ने बिना फिक्र किए तुरंत जवाब दिया।
तुमने खुद इस दवा को बनाया? रेवती ने उत्सुकता से पूछा। आकर्ष ने एक बार फिर अपना सिर सहमति में हिलाया। रेवती ने एक गहरी सांस ली और उत्सुक होकर पूछा, आकर्ष, तुमने कौन सी दवा बनाई है और इसे बनाना कब सीखा? आकर्ष इस बार चुप रहा। वो किसी को भी लक्ष्य और उसकी यादों के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि ये सारे राज उसके जिंदगी से जुड़े थे, जिसे समझाना बेहद मुश्किल था। मां, उस दिन जब रवि ने मुझे घायल किया और मैं बेहोश था, तब मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। अपने सपने में मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, जिसने मुझे ये दवा बनाना सिखाया। आकर्ष ने एक बहाना बनाया ताकि उसके राज किसी को भी पता न चले। इसके बाद उसने रेवती को सप्त शारीरिक दिव्य जल और उसके उपयोग के बारे में बताया। एक ऐसी दवाई जो शारीरिक मंडल के योद्धा को चक्र मध्य मंडल तक जल्दी से पहुंचाने में मदद करती हो। रेवती हैरान रह गई। उसने शारीरिक मंडल के योद्धा को ताकतवर बनाने वाली किसी भी दवाई के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा इस दवाई को केवल सामान्य औषधियों से बनाया जा सकता था। उसने तुरंत महसूस किया कि यह दवाई कोई साधारण दवाई नहीं थी। जहां तक वह जानती थी, ऐसी औषधीय गोलियां हैं जो शारीरिक मंडल के योद्धा को ताकतवर बनाने में सक्षम हैं, पर उन्हें कोई 9वें स्तर से ऊपर का वैद्य ही बना सकता था, और उनके निर्माण के लिए जो औषधियां चाहिए वो भी काफी महंगी थी, जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए खरीदना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उन गोलियों का प्रभाव भी इस दिव्य जल से कमजोर था। आकर्ष, किसी भी परिस्थिति में इस दिव्य जल के बारे में किसी को बताना मत। रेवती इस दिव्य जल की कीमत पहचानती थी, इसलिए उसने आकर्ष को सतर्क करते हुए कहा, मां, मुझे पता है कि यह दिव्य जल कितना कीमती है। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बता रहा हूं। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी पिछली जिंदगी में अनाथ था, इसलिए रेवती का उसके लिए चिंता करना उसे अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार मां का प्यार मिल रहा था। आकर्ष, तुम शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए तुम्हें मिश्रा परिवार के युद्ध गृह से अपने लिए कोई युद्ध कला सीखनी चाहिए। ठीक है मां, मैं अभी जाता हूं। हालांकि लक्ष्य की यादों से उसे कई युद्ध कला मिली थी, पर वो मिश्रा परिवार की कोई युद्ध कला देखना व सीखना चाहता था, ताकि कोई उस पर शक न करे। युद्ध गृह मिश्रा परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वहां पर सारी जरूरी युद्ध कला संग्रहित थी, और इस कारण हर समय परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसकी सुरक्षा करता था। 5th एल्डर। आकर्ष ने दरवाजे पर एल्डर को प्रणाम किया। आकर्ष को युद्ध गृह में आया देख 5वें एल्डर सोमदत्त को थोड़ा झटका लगा। जब उन्होंने आकर्ष के शरीर में आए बदलावों पर ध्यान दिया, तो वह खुद को हैरान होने से रोक नहीं सके। तुम शारीरिक मंडल के पहले स्तर में पहुंच चुके हो? आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। चलो, अच्छा हुआ। कम से कम अब तुम्हारी मां को तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। ठीक है, अब तुम युद्ध गृह में जा सकते हो और अपनी पसंद की एक युद्ध कला का चयन कर सकते हो। सोमदत्त ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। रेवती और सोमदत्त हमेशा से अच्छे दोस्त थे। आकर्ष ने ज्यादा देर न करते हुए युद्ध गृह में प्रवेश किया। आकर्ष शारीरिक मंडल के पहले स्तर में पहुंच चुका है। आकर्ष की उम्र के बाकी लड़कों ने जब आकर्ष को युद्ध गृह में देखा, तो वो आश्चर्य में एक दूसरे की ओर देखने लगे। आकर्ष ने शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर उन्हें जो झटका दिया था, वो कुछ ऐसा था जैसे सूअर का पेड़ पर चढ़ना या गाय का हवा में उड़ना। आकर्ष ने बाकी सबको नजरअंदाज किया और वहां मौजूद युद्ध कलाओं को पढ़ने लगा। कुछ युद्ध कलाओं को पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि मिश्रा परिवार की सारी युद्ध कला साधारण थी। यहां मौजूद सारी युद्ध कला पीले स्तर के निम्न और मध्यम वर्ग की थी, जो आकर्ष के लिए बहुत कमजोर थी। उसने अपने पिछले जन्म में जो मुक्केबाजी सीखी थी, वो भी इन युद्ध कलाओं की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। आकर्ष ने मुक्केबाजी में ग्रैंड मास्टर का पद हासिल किया था। यही सब सोचते हुए आकर्ष युद्ध गृह से बाहर आ गया। सोमदत्त ने जब देखा कि आकर्ष खाली हाथ बाहर आया है, तो वो बड़ी रुचि के साथ आकर्ष को देखने लगे, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई युद्ध गृह से बिना कोई युद्ध कला लिए बाहर आया था। क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐसी कोई युद्ध कला नहीं मिली जो तुम्हारे लायक हो? आकर्ष ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक एक हंसी की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। आकर्ष, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारे मिश्रा परिवार के युद्ध गृह में से कोई भी युद्ध कला तुम्हारे लायक नहीं है। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि तुम शारीरिक मंडल के पहले स्तर
मैं प्रवेश करने में कामयाब कैसे रहे? तुम्हारी मां ने तुम्हें ऐसी कौन सी युद्ध कला सिखाई है जिसके बल पर तुम इतना उछल रहे हो? पर क्योंकि अब तुम शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुके हो तो मुझे कुछ दांव पेच क्यों नहीं सिखाते? आकर्ष ने अपना सिर उठाकर आवाज की और देखा, और उसने पाया कि रवि उसके ठीक सामने खड़ा है। उसके गालों पर अभी भी चोट के निशान मौजूद थे, जो कि आकर्ष ने ही पहुंचाए थे। ओह, मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है, और अब जाकर पता चला कि ये तो तुम हो, हमारे महान योद्धा रवि। वैसे तुम्हारा चेहरा तो ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रवि के इतना उकसाने के बाद भी आकर्ष को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे तो उल्टा रवि की लाचारी पर हंसी आ रही थी। आकर्ष, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। सोमदत्त दादा को हमारा गवाह बनने दो। क्या तुम में मेरी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है? रवि ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में आकर्ष से कहा। 3 दिन पहले की घटना रवि के लिए ऐसा याद थी जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। पूरे परिवार के सामने आकर्ष ने उसे जूतों से मारा था, और रवि कैसे भी करके उस बात का बदला लेना चाहता था। पिछले 3 दिनों के दौरान वह सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था, और वो था आकर्ष से अपने अपमान का बदला लेना। आज जब उसने सुना कि आकर्ष शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका है, तो उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। अब वो आकर्ष को चुनौती दे सकता था और उसे हराकर अपने अपमान का बदला ले सकता था। पर इसके लिए जरूरी था कि आकर्ष उसकी चुनौती स्वीकार करे, इसलिए वो आकर्ष को उकसाने की कोशिश कर रहा था। रवि की यह बचकानी हरकत देख आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? आकर्ष, जोश में आकर कोई फैसला मत लो, सोमदत्त ने आकर्ष को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहे थे कि रवि क्या करना चाह रहा है। उनकी राय में आकर्ष ने अभी अभी शारीरिक मंडल में प्रवेश किया है। इसके अलावा उसने अभी तक कोई युद्ध कला का भी चयन नहीं किया है। वो रवि का सामना कैसे करेगा, जो पहले ही शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है? सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि तुम मेरी चुनौती स्वीकार कर रहे हो, रवि ने हल्का हंसते हुए कहा। उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई थी। सोमदत्त दादा, कृपया हमारे बीच की लड़ाई का गवाह बने, ताकि रेवती चाची बाद में मुझे भला बुरा ना कह सके। रवि ने सोमदत्त की ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए कहा। हां सोमदत्त दादा, कृपया गवाह बने। मैं भी नहीं चाहता कि बाद में अमन चाचा मुझे भला बुरा कहे। आकर्ष भी सभी को बताना चाहता था कि वो कमजोर नहीं है। अगर यह कुछ दिन पहले होता तो रवि से लड़ने से पहले आकर्ष थोड़ा सोचता, पर अब हालात बदल चुके थे। हालांकि युद्धगृह की सारी युद्ध कला आकर्ष को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो रवि को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। यह आकर्ष बहुत जल्दबाजी में है, पर कोई बात नहीं। अगर रवि से इसे थोड़ा सबक मिलता है तो वो इसके लिए ही अच्छा है। कम से कम ये आगे से जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं लेगा। यही सब सोचते हुए सोमदत्त ने एक बार फिर आकर्ष की ओर देखा और युद्ध गृह से बाहर चले गए। मिश्रा परिवार के बाकी सभी शिष्य बड़ी रुचि के साथ ये नजारा देख रहे थे। उनके लिए ये बस एक मनोरंजन का साधन था। युद्ध गृह के बाहर खाली मैदान में आकर्ष और रवि एक दूसरे के सामने खड़े थे। गवाह के रूप में सोमदत्त भी वहीं खड़े होकर उन दोनों की ओर देख रहे थे। आकर्ष, आज मैं उस अपमान का बदला लूंगा जो तुमने मुझे आखिरी बार दिया था। रवि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे कि आकर्ष उसका शिकार हो और वो शिकारी एक सही मौका और आकर्ष का काम तमाम। फिर मैं जरूर देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास अपना बदला लेने की क्षमता है या नहीं, आकर्ष ने हल्का सा हंसते हुए कहा। रवि शर्मिंदगी से क्रोधित हो उठा और जोर से चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ आकर्ष। इतना कहकर रवि तुरंत आकर्ष की ओर उछल पड़ा, जैसे कोई बाघ अपने शिकार की ओर उछलता है। बाघ का पंजा। रवि ने अपने हाथ लहराए। एकदम से एक बिजली उत्पन्न हुई और सीधे आकर्ष की ओर जाने लगी। यह पीले स्तर के मध्यम वर्ग की युद्ध कला बाघ का पंजा है। मुझे नहीं लगा था कि रवि ने इस युद्ध कला का अभ्यास किया है। आकर्ष ने हाल ही में शारीरिक मंडल के पहले स्तर में कदम रखा है, इसलिए उसने अभी तक किसी भी युद्ध कला का अभ्यास नहीं किया है। आसपास के मिश्रा परिवार के शिष्य एक के बाद एक चर्चा कर रहे थे। किसी को भी आकर्ष से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार शारीरिक मंडल के पहले स्तर और दूसरे स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बाघ का पंजा? मुझे तो यह किसी बिल्ली का पंजा लग रहा है, आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। आकर्ष ये साफ साफ देख पा रहा था कि रवि की युद्ध कला
बाघ के पंजे में कई कमियां थीं जो किसी को भी नहीं दिख रही थी, पर आकर्ष सबसे अलग था। उसके पास लक्ष्य की यादें थीं, इसलिए रवि के वार से बचना उसके लिए एकदम आसान था। भीड़ की आंखों के सामने आकर्ष रवि के सामने आया और रवि के हमले को आसानी से रोक दिया। जैसे ही रवि का मुक्का आकर्ष को लगने वाला था, आकर्ष ने तुरंत झुककर रवि से अपना बचाव किया और तुरंत घूमकर रवि के पीछे पहुंच गया। अब आकर्ष ने अपने पैरों को हल्का झटका और अपने शरीर पीछे की ओर मोड़ा। अपनी दाहिनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसका ऊपरी शरीर अचानक पीछे की ओर झुक गया। आकर्ष ने अपना बचाव करने के तुरंत बाद मुड़कर एक जोरदार मुक्का रवि के दाहिने कंधे पर दे मारा। अचानक भीड़ को हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। रवि के चिल्लाने व रोने की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। आकर्ष ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। उसने ऐसे हमला किया था मानो वो रवि पर नहीं, एक पागल कुत्ते पर हमला कर रहा हो। भले ही रवि की ताकत आकर्ष से ज्यादा थी, लेकिन उसके पास उस ताकत का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। अगले ही पल रवि का शरीर जमीन पर धराशायी पड़ा था। बीच बीच में रवि के रोने व चिल्लाने की आवाज भीड़ को अभी भी सुनाई दे रही थी। पूरा इलाका शांत हो गया था, इतना शांत कि किसी के सांस लेने की आवाज को भी साफ सुना जा सके। सोमदत्त से लेकर मिश्रा परिवार के सभी सदस्य अपनी आंखों को बार बार साफ करके अखाड़े की ओर देख रहे थे। रवि के साथ आकर्ष ने जो कुछ किया था वो वहां मौजूद सभी लोगों के दिल में छप चुका था। आकर्ष के उस मुक्के की छाप अभी भी सभी के दिल में मौजूद थी। अब आगे क्या होगा? क्या रवि का बदला लेने कोई और आएगा या फिर कोई नया खतरा? जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर।